गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 बिलियन के क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बिल्कुल शानदार तरीके से कराने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट, यदि आप पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो बिलियन से आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैक्सिमम आप 10 से 15 सेकंड के अंदर 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछा जाना है, तो प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, तो अभी से आप डेडिकेशन के साथ अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा, तो ही आप बेस्ट रैंक ला सकते हैं, जिसके साथ आपको बेस्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी कॉलेज से आपको बेस्ट ब्रांच से मिल सकता है। तो डियर स्टूडेंट, अभी से आप डेडिकेशन के साथ अच्छी तरीके से प्रत्येक क्लास को लेते जाइएगा, तो आप एक अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं आपके अपने पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में। एक बात और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, आपके लिए मैं कल यानी 11 अप्रैल शाम 5 बजे प्राइज क्यूज कंपटीशन का टेस्ट रखा है, जिसमें डियर स्टूडेंट 11 अप्रैल को शाम 5 बजे मैं आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैथ के 3 क्वेश्चन दूंगा। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैथ के 3 क्वेश्चन दूंगा, जो तीनों क्वेश्चन होंगे वो टाइम और वर्क से होंगे। और मैंने डियर स्टूडेंट ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये तीनों क्वेश्चन किस किस वीडियो से पूछा जाएगा, तो मैंने आपको टाइम और वर्क का 3 वीडियो दे रखा है। इस वीडियो में भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों वीडियोस का लिंक दे दूंगा। यदि डियर स्टूडेंट उन तीनों वीडियोस को अच्छी तरीके से आप देख लेते हैं टाइम और वर्क के, तो उन्हीं से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन वीडियो का लिंक यानी कि जिस वीडियो से क्वेश्चन आपको पूछा जाना है, उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट पहले से जुड़ा होगा उसको ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, और मैंने 2 वीडियो में टाइम एंड वर्क के वीडियो का लिंक दे रखा हूं। तो यदि आप वह तीनों वीडियो अच्छी तरीके से देख लेते हैं, तो आप इस प्राइज क्विज कंपटीशन के विजेता बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कल शाम 5 बजे प्राइज क्यूज कंपटीशन का डेट और टाइम फिक्स है, तो आप शाम 5 बजे जरूर जुड़िएगा। जो स्टूडेंट सबसे पहले और सबसे सही उन तीनों क्वेश्चन का आंसर देगा, वो प्राइज क्यूज कंपटीशन का विजेता होगा। और डियर स्टूडेंट, जैसे ही आपका 5 बजे उसका प्राइज क्यूज कंपटीशन होगा, शाम को 6 बजे मैं आपको बता दूंगा कि इस प्राइज क्यूज कंपटीशन का कौन विजेता होगा। उसका जो राशि होगी यानी कि प्राइज की जो राशि होगी, तुरंत उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, चाहे गूगल पे, चाहे फोन पे, चाहे जो भी पे चलाता हो, उसके माध्यम से उसको प्राइज क्यूज कंपटीशन की राशि डिलीवर कर दी जाएगी। तो कल शाम 5 बजे आप जरूर तैयार रहिएगा। अब डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है डियर स्टूडेंट, किसी द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है तापमान बढ़ाने पर, ऑप्शन नंबर बी आपका है गैस का दाब घटाने पर, ऑप्शन नंबर सी आपका है गैस का ताप घटाने पर तथा दाब बढ़ाने पर, और ऑप्शन नंबर डी आपका है लिए गए द्रव की मात्रा बढ़ाने पर। तो किसी द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है गैस का ताप घटाने तथा दाब बढ़ाने पर। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गैस का ताप घटाने तथा दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, निम्न में से अति अस्थायी अवस्था को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है तनु विलयन, ऑप्शन नंबर बी आपका है असंतृप्त विलयन, और ऑप्शन नंबर सी आपका है संतृप्त विलयन, और ऑप्शन नंबर डी आपका है अति संतृप्त विलयन। तो अति अस्थायी अवस्था को निरूपित करता है डियर स्टूडेंट, अति अस्थायी अवस्था को निरूपित करता है संतृप्त विलयन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है मोलरता प्रदर्शित होती है।
तो मोलरता किस रूप में प्रदर्शित होती है? तो जो आपकी मोलरता होती है लीटर प्रति मोल में प्रदर्शित होती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोलरता आपका लीटर प्रति मोल में प्रदर्शित होती है। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि मोलर विलयन वो है जिसमें विलेय का एक मोल होता है। तो डियर स्टूडेंट मोलर विलयन वो है जिसमें विलेय का एक मोल विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित होता है, वो मोलर विलयन का एक मोल होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से समझिएगा। बोला है कि नार्मलता का निरूपण है, यानी कि नार्मलता को हम किस रूप में निरूपित करते हैं ये आपको बताना है। तो नार्मलता डियर स्टूडेंट हमेशा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में निरूपित होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आप क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आगे आने वाले 3 से 4 क्वेश्चन को आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 6 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि यदि 100 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुल सकता है तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। यानी कि विलयन की मोलरता क्या होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको विलयन की मोलरता का फार्मूला पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट विलयन की मोलरता बराबर आपका होता है, विलयन की मोलरता बराबर आपका होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। आपका होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे आपका होता है विलायक का भार, बटे आपका होता है विलायक का भार। ये आपका ग्राम में होता है, गुणे आपका 1000 होता है। ये आपका विलयन की मोलरता का फार्मूला है। अब डियर स्टूडेंट विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे? तो विलेय के मोलों की संख्या निकालने का भी फार्मूला है। तो यहाँ से आपका होता है विलेय के मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर आपका क्या होता है? तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर आपका होता है विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर आपका क्या होता है? विलेय का भार बट्टे आपका होता है विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। तो डियर स्टूडेंट जो विलेय का भार क्वेश्चन में दे रखा है वो आपको दे रखा है 20, क्योंकि बोला है 20 ग्राम NaOH, यानी कि विलेय का जो भार है वो आपका 20 ग्राम। ध्यान में रखिएगा जो घुलता है वही आपका विलेय का भार है। अब बात आती है विलायक का अणुभार क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट विलायक का अणुभार क्या होगा? तो NaOH का आप अणुभार निकाल लो। तो NaOH तो Na का कितना होता है? 23 होता है, O का अणुभार 16 होता है और H का 1, तो 13 16 39 और 1 कितना होगा? तो 20/40 की वैल्यू कितना होगा? 0.5। यानी कि विलेय में मोलों की जो संख्या है वो आपका 0.5 है। अब आप मोलरता आसानी से निकाल सकते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट 0.5 बटे विलायक का भार क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट विलायक का भार क्या होता है? तो किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वही आपका विलायक का भार होता है। जैसे समझ लीजिएगा विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। तो विलयन जैसे कि चीनी और पानी का मिश्रण है, तो जो आपका पूरा मिश्रण है ये आपका विलयन है। अब चीनी और पानी के मिश्रण में किसकी मात्रा ज्यादा है? तो चीनी और पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा ज्यादा है, यानी कि पानी की मात्रा ज्यादा है, यानी कि कौन विलायक होगा? तो पानी की मात्रा ज्यादा है, तो यहाँ पर जो विलायक का काम करेगा वो पानी होगा। और चीनी की मात्रा कम है मिश्रण में, तो जो चीनी की मात्रा कम है ये आपका विलेय का काम करेगा। तो विलयन, विलेय और विलायक आपको समझ में आया होगा। विलयन वो होता है जो मिश्रण होता है। अब मिश्रण में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो आपका विलायक होता है,
और जिसकी मात्रा कम होती है वो आपका विलेय होता है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब आपको बताना है कि विलायक का भार कितना है। तो जो टोटल विलयन की मात्रा है वो आपका है 100 ग्राम। जो टोटल विलयन की मात्रा है वो आपका है 100 ग्राम। 100 ग्राम में से 20 ग्राम घुल जाता है। 100 ग्राम में से 20 ग्राम NaOH घुल जाता है तो विलायक की मात्रा कितना होगा? विलायक का मात्रा आपका होगा 80 ग्राम, क्योंकि टोटल जो विलयन की मात्रा है 100 ग्राम। इस 100 ग्राम में से 20 ग्राम NaOH घुल जाता है तो विलयन की मात्रा में से विलेय की मात्रा घटाओगे तो विलायक की मात्रा कितनी मिलेगी? 80 ग्राम गुणे आपका लो 1000। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिएगा 0.5 का 1000 में गुणा कराओ तो कितना मिलेगा? ये आपको मिलेगा 0.5 का 1000 में गुणा कराओगे तो मिल जाएगा आपको 500 बटे का आपका हो जाएगा 80। 0 से 0 ये आप काट लो तो 8 छक 48, 8 दूना 16, 8 पचे 40, यानी 6.25 मिलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको दो फार्मूला ध्यान में रखना है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, तो सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 7 है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है डियर स्टूडेंट, बोला है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब विलयन जिसे 40 ग्राम NaOH के विलयन को जल में घोलकर प्राप्त किया गया तो मोलरता कितनी होगी ये आपको बताना है। तो ध्यान में रखिएगा मोलरता और मोलरता, मोलरता और मोलरता दोनों में बहुत अंतर है। जो आपका मोलरता होता है डियर स्टूडेंट, जो आपका मोलरता होता है वो आपका होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में इंटू का 1000। लेकिन जो आपका मोलरता होता है वो आपका फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे आपका 1000 होता है। तो दोनों में अंतर आप ध्यान में रखिएगा। जो आपका मोलरता है उसमें आपका नीचे आ रहा है विलायक का भार, लेकिन जो आपका मोलरता है उसमें नीचे में आ रहा है आपका विलयन का आयतन। तो दोनों क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मोलरता और मोलरता में। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में डियर स्टूडेंट आपको निकालना है कि मोलरता क्या होगा। तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है? तो विलयन की मोलरता बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट, विलयन की मोलरता बराबर आपका होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे आपका होता है विलयन का आयतन, बटे आपका होता है विलयन का आयतन, बटे आपका होता है विलयन का आयतन। किसमें होता है? मिलीलीटर में। विलयन का आयतन गुणे आपका होता है 1000। ये आपका मोलरता का फार्मूला है। यहीं पर आपने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा मोलरता का जो फार्मूला था उसमें था विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में। अब डियर स्टूडेंट विलेय के मोलों की संख्या आप निकाल सकते हो। तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हो? तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हो? तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर आपका होता है विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। तो विलेय का भार कितना दे रखा है क्वेश्चन में? तो विलेय का भार आपका क्वेश्चन में दे रखा है 20। आप इस क्वेश्चन को करेक्शन कर लीजिएगा। जो विलेय का भार होगा ये 40 ग्राम NaOH नहीं होगा, ये 20 ग्राम होगा बटे का विलयन का भार, तो विलयन का अनुभार बटे विलेय का अनुभार। तो NaOH का अनुभार आपने क्वेश्चन नंबर 6 में ये निकाला है 40 है। तो यहाँ से आपका 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा आपको 0.5। तो इस तरीके से जो विलेय के मोलों की संख्या आ गई वो आपका आ गया 0.5। अब आप विलयन की मोलरता निकाल सकते हो। तो विलयन की मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या है आपका 0.5 बटे का विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन क्वेश्चन में दे रखा है डियर स्टूडेंट 200 सेंटीमीटर क्यूब। विलयन का आयतन आपका दे रखा है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो 200 रख दिया, गुणे मैंने कर दिया
1000, तो 2 बचे 10, तो 5 का गुणा 0.5 में करोगे तो 2.5 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट, वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको 2 से 3 फार्मूला अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका डियर स्टूडेंट, बोला है किसी पदार्थ की विलेयता किस कारक के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है ताप, ऑप्शन नंबर बी आपका है समायन प्रभाव, और ऑप्शन नंबर सी आपका है विलेय के कणों का आकार, और ऑप्शन नंबर डी आपका है दाब। तो किसी पदार्थ की जो विलेयता होती है वह दाब से प्रभावित नहीं होती, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है डियर स्टूडेंट, 100 मिली में 4 ग्राम NaOH है, इस विलयन की नॉर्मलता क्या है ये आपको बताना है। इस विलयन की नॉर्मलता क्या है ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट, विलयन की नॉर्मलता बराबर आपका होता है विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन। नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे आपका होता है विलयन का आयतन, बटे आपका होता है विलयन का आयतन, गुणे में आपका होता है 1000। ये आपका नॉर्मलता का फार्मूला है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन गुणे 1000। अब डियर स्टूडेंट विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, तो मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला मैंने बता रखा है, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। तो विलेय का भार आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, विलेय का भार आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है 4 ग्राम NaOH, और NaOH का अनुभार आपने निकाला है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में 40 आया है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 0.1। अब आप नॉर्मलता निकाल सकते हो, तो नॉर्मलता निकाल लो, तो नॉर्मलता कितना आएगा, विलेय के मोलों की संख्या है आपका 0.1 बटे विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन आपको दे रखा है 100 मिली, तो ये आपका गुणे हो जाएगा 100 गुणे का 1000 है, तो 1000 कर लो। तो यहाँ से देखिएगा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 100 का गुणा 0.1 में करोगे तो 10 बट्टे का 10, जो कि कितना आएगा 1n। तो इस तरीके से जो नॉर्मलता होगी वो आपका 1n आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा नॉर्मलता को n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 10 ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बिल्कुल नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जितने भी क्वेश्चन पूछे गए बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को भी बोला है 500 मिली में 50 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल वाले विलयन की नॉर्मलता क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 10, जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ध्यान में रखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट आपको विलयन की नॉर्मलता निकालने के लिए सबसे पहले आपको सांद्रता निकालना होगा। तो डियर स्टूडेंट सांद्रता बराबर क्या होता है, सांद्रता बराबर होता है पदार्थ के ग्रामों की संख्या बटे विलयन का आयतन। सांद्रता बराबर आपका होता है पदार्थ के ग्रामों की संख्या के ग्रामों की संख्या बटे आपका होता है विलयन का आयतन। ये आपका सांद्रता बराबर होता है विलयन का आयतन। तो यहां से डियर स्टूडेंट तो पदार्थ के ग्रामों की संख्या दे रखा है, वो कितना दे रखा है, पदार्थ के ग्रामों की संख्या आपको दे रखा है 50 बटे विलयन का आयतन है आपका 500, गुणे आपका हो जाएगा 1000, गुणे आपका हो जाएगा 1000, क्योंकि यह आपका लीटर में लिया जा रहा है। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरा जीरो से आपका दूसरा जीरो, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा आपको 100 ग्राम प्रति लीटर।
अब डियर स्टूडेंट आप नॉर्मलता निकाल लो, तो नॉर्मलता क्या हो जाएगा, तो नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, पदार्थ के ग्रामों की संख्या। तो पदार्थ के ग्रामों की संख्या आपने निकाला है 100 बटे बिलियन का आयतन कितना है, तो बिलियन का आयतन आपका है डियर स्टूडेंट, बिलियन का आयतन आप निकालोगे तो 49 आएगा, जिसको आप सॉल्व करोगे तो 2.04 आएगा। इस तरीके से जो नॉर्मलता होगा 2.04 n होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है उसे कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 14 है, तीनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट है। तो डियर स्टूडेंट यदि आप क्वेश्चन नंबर 12 को अच्छी तरीके से समझिएगा तो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है H3PO4 के 1 मोल विलयन की नॉर्मलता क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है क्या नॉर्मलता और मोरलता में जो संबंध होता है वो आपका होता है नॉर्मलता बराबर नॉर्मलता गुणे आपका होता है तुल्यांकी भार बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार बराबर आपका होता है मोलरता गुणे अणुभार। ये आपका नॉर्मलता और मोलरता में संबंध है। नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणे अणुभार के रूप में। तो नॉर्मलता आपको निकालना है तो यहाँ पर नॉर्मलता ही रखते हैं। अब डियर स्टूडेंट तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता, यानी कि तुल्यांकी भार की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं अणुभार बट्टे का संयोजकता। तो आप देख लीजिए H3PO4 की जो संयोजकता होगी वो आपका 3 होगा बराबर मोलरता भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1 मोल है, मोलरता आपको दे रखा है 1 तो 1 रख दो गुणे अणुभार है तो आप अणुभार रख दो। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट अणुभार से अणुभार कैंसिल, तो यहाँ से आपका नॉर्मलता कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से आप नॉर्मलता निकालोगे तो 3n आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, तो सेम फार्मूला पर क्वेश्चन नंबर 13 है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका डियर स्टूडेंट, बोला है 2 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल की नॉर्मलता है। तो 2 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल की नॉर्मलता है, तो नॉर्मलता आपको निकालना है तो यहाँ पर आप नॉर्मलता ही रखो गुणे तुल्यांकी भार की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं अणुभार बट्टे संयोजकता। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल आपका होता है H2SO4। तो H2SO4 की जो संयोजकता होगी वो आपका 2 होगा गुणे मोलरता आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 2 तो 2 रख दो गुणे अणुभार है तो यहाँ पर आप अणुभार रख दो। तो अणुभार से अणुभार कैंसिल, तो यहाँ से आप नॉर्मलता निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, तो नॉर्मलता निकालोगे तो 4n आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपकी नॉर्मलता है मोलरता का डायरेक्ट दोगुना है, जो आपकी नॉर्मलता है मोलरता का डायरेक्ट दोगुना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 में देखा कि मोलरता 1 थी, मोलरता 1 थी तो नॉर्मलता 2 आया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपने देखा कि यदि मोलरता 2 है तो नॉर्मलता 4 आया। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट सेम फार्मूला पर क्वेश्चन नंबर 14 को, तो क्वेश्चन नंबर 14 को भी आप ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका है 2.3 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल की नॉर्मलता क्या होगी, 2.3 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल की नॉर्मलता क्या होगी। तो आपका क्या होता है, आपका होता है नॉर्मलता
गुणे तुल्यांकी भार बराबर आपका होता है मोलरता गुणे अणुभार। तो मोलरता आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट 2.3 गुणे अणुभार है तो अणुभार रख दो। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो आपकी नॉर्मलता आएगी मोलरता का डायरेक्ट दोगुना आएगा, तो नॉर्मलता को नॉर्मलता रखो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर आपका होता है अणुभार बट्टे संयोजकता। तो संयोजकता सल्फ्यूरिक अम्ल का 2 होता है बराबर 2.3 गुणे अणुभार है तो अणुभार रख दो। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट अणुभार से अणुभार कैंसिल। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे नॉर्मलता कितनी आएगी? नॉर्मलता आएगी 2 गुणे 2.3 तो कि 4.6 के बराबर आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका नॉर्मलता आ रही है डायरेक्ट मोलरता का दोगुना। तो यदि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यदि मोलरता देकर के नॉर्मलता पूछे तो डायरेक्ट मोलरता का आप दोगुना कर दीजिएगा तो नॉर्मलता का पता चल जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि मोलर विलयन वह है जिसमें विलेय का एक मोल होता है। तो मोलर विलयन वह है जिसमें विलेय का एक मोल विलायक के 1000 ग्राम में होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है डियर स्टूडेंट, बोला है कि 0.2 Na2CO3 विलयन की मोलरता क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिएगा सेम फार्मूला आपको लगाना है जो फार्मूला आपने क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 में लगाया, सेम फार्मूला आपको क्वेश्चन नंबर 16 में भी लगाना है। तो देखिएगा क्या होता है, आपका होता है नॉर्मलता गुणे का तुल्यांकी भार बराबर आपका होता है मोलरता गुणे का आपका होता है अणुभार। तो क्वेश्चन नंबर 16 में किया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको मोलर नॉर्मलता देकर के मोलरता पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको नॉर्मलता दे दिया है, मोलरता पूछ रहा है। तो यदि नॉर्मलता देकर के मोलरता पूछेगा तो क्या करेंगे, मोलरता का आधा कर देंगे। इसके पहले आप क्या करते थे, इसके पहले डियर स्टूडेंट मोलरता दिया रहता था तो नॉर्मलता पूछता था तो डायरेक्ट दोगुना हो जाता था। लेकिन जब आपको ऑलरेडी मोलरता देकर के नॉर्मलता देख करके मोलरता पूछे तो आधा कर देना है। तो देखिएगा मैं आपको सॉल्व करके भी बता देता हूँ। तो देखिएगा क्वेश्चन में जो आपको नॉर्मलता दे रखा है वो आपको दे रखा है 0.2 गुणे तुल्यांकी भार की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अणुभार बटे बात किसकी हो रही है, बात यहाँ पर हो रही है डियर स्टूडेंट Na2CO3। तो Na2CO3 की संयोजकता 2 हो जाएगी गुणे मोलरता आपको निकालना है तो मोलरता ही रखो गुणे आपका हो जाएगा अणुभार। तो अणुभार से अणुभार कैंसिल। तो यहाँ से आपका मोलरता कितनी आ जाएगी, मोलरता आ जाएगी 0.2 बट्टे का 2 तो कितना मिलेगा 0.1। तो आप देख सकते हैं यदि आपको नॉर्मलता देख करके मोलरता पूछे तो डायरेक्ट आपको नॉर्मलता का आधा कर देना है। यदि आपको नॉर्मलता देख करके मोलरता पूछे तो डायरेक्ट आपको नॉर्मलता का आधा कर देना है। और इसी का जस्ट अपोजिट यदि आपको मोलरता देख करके नॉर्मलता पूछे तो डायरेक्ट दोगुना कर देना है। तो यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।